नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारे सीएमजी क्लासेस चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। क्लास टेंथ में एक टॉपिक है जिसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। इट मीन्स कैसे हमारे बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, कैसे हमारे बॉडी के अंदर डायलिसिस होती है जिससे यूरिन फॉर्म होती है। इसके बारे में ये टॉपिक आपके सामने है बच्चों। देखिए बेटा, हमारे यूरिन की बात करें तो ये जो पार्ट होता है इसे हम एफरेंट कैनाल कर सकते हैं, और ये जो पार्ट निकलने वाला है इसे अक्वाइनल का एक्सटर्नल इफरेंट कैनाल कहते हैं। तो जो हमारे किडनी के डायलिसिस कहाँ होती है, हमारी किडनी में होती है। तो ये जो हमारा जो जाने वाला जिधर से हमारा फ्लूइड जाता है, ये अगर हम कंपेयर करें जिससे डायलिसिस होने के बाद जो फ्लूइड निकलता है, तो उन दोनों को कंपेयर करें तो जैसे डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये जो पार्ट है ये इससे ज्यादा चौड़ा है। It means this part is more wider than this part. It implies that it indicates that the incoming fluid is maximum amount as compared to outgoing fluid. It means हमारे बॉडी से किडनी में जो फ्लूइड आता है, लिक्विड पार्ट आता है, ब्लड आता है, वो जो ब्लड आता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे इसमें आता है, और जबकि जो फिल्टर होने के बाद जो हमारा ब्लड बाहर निकलता है तो वो कम मात्रा में निकलता है। तो इसमें देखा गया कि आने वाले ब्लड की मात्रा ज्यादा है, या निकलने वाले ब्लड की मात्रा कम है। इसके कारण ये देखा जाता है कि जो हमारा ब्लड इसमें आता है उस चूंकि निकलने वाला कम है, आने वाला ज्यादा है, इसके कारण एक पार्शियल प्रेशर, एक प्रेशर डेवलप होता है, जिस प्रेशर के कारण यहाँ हमारा ब्लड इसके अंदर बोवेन संपुट में फिल्टर हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर आप दिख रहे हैं ये बोवेन संपुट कहलाता है, और ये जो आपको एरो दिख रही है जो कि बाहर की तरफ इंडिकेटेड है, वो ये बता रही है कि इसका प्रेशर इसके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है, ये अपने बाहर के बोवेन संपुट के ऊपर प्रेशर डेवलप कर रहा है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ये विकसित कर रहा है। इसके कारण यानी इनकमिंग फ्लूइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण इनकमिंग जो हमारा ब्लड है उसकी मात्रा ज्यादा होने के कारण बोवेन संपुट में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण हमारा ब्लड जो होता है फिल्टर हो जाता है, और ब्लड से फिल्टर हो जाता है तो इस ब्लड जब फिल्टर किया कर लिया जाता है, यानी कि ब्लड हमारा फिल्टर हो गया, तो उसमें केवल और केवल रुधिर कणिका और प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ दें तो सारे के सारे मटेरियल सारे के सारे उसमें पाए जाते हैं। यानी कि हम अगर ये बात करें कि जो ब्लड फिल्टर हो गया, तो ब्लड फिल्टर होने के बाद इसमें हमारे इस बोवेन संपुट में एकत्रित होता है, बोवेन संपुट जो कलेक्ट होता है, इसमें केवल रुधिर कणिकाएं और प्रोटीन नहीं पाई जाती, बाकी जितने भी अदर कंपोनेंट होते हैं, जैसे कार्बनिक पदार्थ हुए, जैसे यूरिया हुआ, वाटर हुआ, जैसे आपका कोई ग्लूकोज हुआ, अमीनो अम्ल हुआ, ये सारे के सारे इसमें अवेलेबल रहते हैं। और ब्लड जो नहीं अवेलेबल रहता है वो हमारा केवल और केवल देखा जाए तो रुधिर कणिका तथा प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ दें तो रुधिर के लगभग सभी घटक इसमें उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के यहाँ पे छवित्र भाग होता है, जो फिल्टर भाग होता है, इस फिल्टर भाग को, इस फिल्टर पार्ट को नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। अब ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है तो इस कैनाल के अंदर आया हुआ जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है, वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट से भोजन आदि स्रावी नलिकाएं व केशिकाओं की भित्ति से होकर वापस रुधिर में आ जाता है। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट से भोजन आदि स्रावी नलिकाओं से होते हुए वापस वो हमारे रुधिर में आ जाता है, और इस प्रकार कुछ जल भी वापस रुधिर में आ जाता है। तो इस प्रकार चूंकि कुछ जल वापस हमारे रुधिर में आ जाता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट से, इट मींस हमारे नली के अंदर आए जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट से भोजन आदि स्रावी नलिका व कोशिकाओं की भित्ति से वापस होकर रुधिर में आ जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम चयनात्मक अवशोषण कहते हैं, या ऐसी प्रक्रिया को सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये जो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, इससे इस क्रिया को हमने क्या कहा? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहा। और इस प्रकार आवश्यक जल तथा व्यर्थ व हानिकारक पदार्थ खाली नलिका से हमारे तरल में ही रह जाते हैं, और यही जो तरल बचा रहता है इसी को हम मूत्र कहते हैं। तो इस प्रकार जो मूत्र संग्रह नलिका से सहित होकर हमारे मूत्राशय में एकत्रित होता है। तो फिर से आपको बताऊं कि हमारा जो मूत्र का निर्माण होता है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की बात जो हम करते हैं, तो इसमें देखा गया हमारा जो वृक्क होता है, वृक्क में अर्थात हमारे किडनी में डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। डायलिसिस कहने का मतलब क्या है? डायलिसिस क्या है? हमारे रक्त से अनावश्यक पदार्थों को फिल्टर कर लेना और आवश्यक पदार्थों को फिल्टर बचा के वापस रक्त में ले जाना, यानी कि हमारे रक्त को छानना, जिससे उसके अंदर पाए जाने वाले यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल,
आदि जो अन्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं उनको फिल्टर कर लेना, यही प्रक्रिया हमें डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस की प्रक्रिया हमारे किडनी में होती है और किडनी में हम देखें तो एक नलिका होती है जिसे अभिवाही नलिका कहते हैं, एक होती है जिसे अपवाही नलिका कहते हैं। ये जो आप चित्र में देख रहे होंगे कि जो अभिवाही नलिका है ये डायमीटर इसका ज्यादा बड़ा है, जबकि अपवाही नलिका का डायमीटर कम बड़ा है, यानी इससे इसके कंपेयर में छोटा है, पतली है। तो इसमें देखा गया अपवाही नलिका से आने वाला ज्यादा मात्रा इसमें रक्त इसमें आता है और कम मात्रा इससे निकलती है, तो ज्यादा आया कम निकला। इसके कारण इसके अंदर वोमेन संकुल पे प्रेशर विकसित होता है, इसके अंदर यहाँ पे प्रेशर बनता है और उस प्रेशर के कारण आने वाला जो रक्त होता है वो फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होकर वो रक्त हमारे आ जाता है वोमेन संकुल में और इस पार्ट को फाइनल फिल्ट्रेट प्रेशर, अंतिम निश्चित दबाव कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा फिल्ट्रेट पार्ट आता है, इस फिल्ट्रेट पार्ट में हमारा यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल, जल और अन्य कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो अन्य कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसमें अगर हम देखें इस फिल्ट्रेट में हम देखें वोमेन संकुल में जो फिल्ट्रेट पार्ट है, अगर इस फिल्ट्रेट में हम देखें तो सभी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना कौन कौन से पदार्थ पाए जाएंगे, कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे, अर्थात यूरिया पाए जा सकते हैं, अमीनो अम्ल पाए जा सकते हैं, वाटर पाए जा सकते हैं। क्या नहीं, अगर हम बात करें कि क्या नहीं पाया जाता है, फिल्टर होने के बाद क्या इसमें नहीं रहता है, तो इसमें देखें तो रुधिर कणिका और प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ दें, केवल रुधिर कणिका और प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ दें तो सारा का सारा भाग इसमें फिल्टर होके पाया जाता है। दो ही चीज, ब्लड का दो मेन पार्ट जो ब्लड कैप्सूल्स होती हैं और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं यही इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं, बाकी सारी की सारी इस फिल्ट्रेट में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार देखें तो रुधिर के लगभग सभी घटक इसमें उपस्थित होते हैं, केवल ब्लड कैप्सूल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं पाई जाती हैं। तो इसलिए इस छने हुए भाग को, इस फिल्ट्रेट पार्ट को हम क्या कहते हैं, नेफ्रिक निस्यंद या इसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। अब ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है, इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट से भोजन आदि स्रावी नलिका व केशिकाओं की भित्ति से होकर वापस रुधिर में आ जाता है। यानी इस जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है, इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट से जो हमारे फूड या अदर जो सेक्रेटरी कैनल्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, उनसे वाकई जो हमारे सेल वॉल्स होती हैं या उनके सेलुलर जो हमारे आर्टरी वाल, वेन वाल होती है, कोशिका भित्त, केशिका जो भित्त होती है, इससे ऊपर वापस रुधिर में आ जाता है। तो और साथ ही साथ कुछ मात्रा में जल भी रुधिर में आ जाता है। तो इस प्रकार जो चुन कर कुछ पदार्थ वापस रुधिर में आते हैं, इसलिए इसको सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। कुछ पदार्थ जैसे हमने कहा कि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है, यह नेफ्रिक फिल्ट्रेट हमारा नली के अंदर आवे नेफ्रिक फिल्ट्रेट से भोजन आदि स्रावी नलिका व केशिकाओं की भित्ति से होकर वापस रुधिर में आ जाता है। यानी इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट से भोजन आदि स्रावी नलिका व केशिकाओं के भित्ति से, इससे भोजन व स्रावी नलिका व केशिका भित्ति से ये वापस रुधिर में आ जाएगा। तो स्रावी नलिका से, केशिका भित्ति से ये वापस रुधिर में आ जाता है। तथा इस दौरान भी देखा गया बेटा कि कुछ न कुछ मात्रा का जो जल होता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वापस वो भी रुधिर में आ जाता है। तो चूंकि जो हमारे लिए जरूरी हो रही है वो चीजें हमारे ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर जा रहे हैं, ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसलिए इसको हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इस प्रकार अनावश्यक जल तथा पदार्थ व हानिकारक पदार्थ स्रावी नलिका के तरल में ही रह जाते हैं। जो अनावश्यक पदार्थ है अर्थात जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, वो सारे के सारे पदार्थ हमारे इसी स्रावी नलिका में रह जाते हैं। और जो हमारे हानिकारक पदार्थ कहाँ रह जाते हैं, स्रावी नलिका में रह जाते हैं। तो ये स्रावी नलिका में रह जाते हैं। अब यही जो हानिकारक अन्य पदार्थ होते हैं जो अब हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं रह गए, जिन्हें हमारे शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है, तो यही हानिकारक अन्य पदार्थ जो बचे हुए हैं इन्हीं को हम यूरिन कहते हैं, इन्हीं को हम मूत्र कहते हैं। और यही मूत्र संग्रह होकर मूत्र वाली से होता हुआ मूत्राशय अर्थात यूरेथ्रा में एकत्रित होता रहता है और आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको हमने क्लास 10th का मूत्र निर्माण के लिए समझाया, अर्थात मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन समझाया। आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी। धन्यवाद।